Welcome. Welcome to Al Khalik Academy e-learning program. फोर्स ताकत असल में फोर्स ताकत इस एक ऐसा एजेंट है जो कि आपके मोशन को या आपके रेस्ट को जो आपकी एक स्टेट को चेंज करता है कि आप एक स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो आपको मोशन में लेकर आता है या स्टेट ऑफ मोशन में है तो आपको रेस्ट में लेकर आता है जो भी इसके चेंजेस करता है। अब जिस तरह हम एग्जांपल्स चेक करें, यहाँ पर एक लड़का घास काट रहा है तो जो मशीन है वो एक्चुअली एक उसको अगर मोशन में लाना चाहता है तो उसको एक फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, बैक से उसको पुश करना पड़ेगा तो इससे ये मशीन स्टेशनरी लॉन मूवर तो ये मूव करेगा। अगर ये फोर्स अप्लाई नहीं करेगा तो मूव नहीं करेगा अनटिल और अनलेस जब तक आप फोर्स नहीं लगाएंगे कोई भी काम नहीं होगा। और इसकी तरह बाइक साइकिल वाला है, ये साइकिल चलाने के लिए इसको पेडल्स पे फोर्स लगाने पड़ते हैं। एक बॉल है, बॉल को आप अगर किक करते हैं तो एक फोर्स से ये ट्रेवल करेगा। और हाँ, गोलकीपर जिस तरह बॉल्स को रोकता है, बॉल्स को रोकने के लिए भी उसको एक फोर्स चाहिए। और फिर एक बेकरी आइटम्स बना रहा है, तो आइटम्स बनाने के लिए भी जो उसके ऊपर रोलर घुमाएगा तो उसके लिए भी उसको फोर्स चाहिए। तो हमने एक बात सीखी कि कुछ फोर्स जो है, फोर्स कुछ ऑब्जेक्ट्स की शक्ल और सूरत भी चेंज कर सकते। जिस तरह इधर हम एक एग्जांपल देख रहे हैं बॉल की, बॉल की जो असल सूरत है वो कुछ इस तरह है, लेकिन जब हम उसको दबाते हैं, स्क्विश करते हैं तो वो कुछ ओवल शेप जैसी होती है। उसी जगह पर एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को जब हमने खिंचाव नहीं किया हुआ एक अपनी नॉर्मल पोजीशन में तो वो कुछ इस तरह है, लेकिन जब हम उसको खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। So basically, force is an agent which tends to change your state from rest to motion or from motion to rest. And also, force can also distort or tends to distort the shape of a body to which it is applied. Then our topic is Newton's law of motion. एक्चुअली मोशन हो रहे थे, बॉडीज मोशन कर रही थी, लेकिन साइंटिस्ट के लिए बात मुश्किल थी कि वो किस तरह जज कर सकें कि बॉडी मोशन किस तरह करेगी या वो किस तरह कर रही है। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था गलीलियो, जिसने डिस्कवर किया या जिसने एक थ्योरी दी, एक बात कही कि बॉडी एक एक बॉडी मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में करती रहेगी जब तक कि उसके ऊपर एक फोर्स अलग से अप्लाई की जाए, तब तक वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी। उसके बाद न्यूटन ने 1687 में एक बुक दी, द मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचर फिलोसफी। उसके अंदर उसने अपने 3 लॉज मेंशन किए जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, बेसिकली इस लॉ की जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी है वो तब तक रेस्ट की पोजीशन पे बैठी रहेगी या रेस्ट की पोजीशन में होगी जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। और एक बॉडी जब तक मोशन में है वो हमेशा मोशन में ही रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते। जैसे फॉर इंस्टेंस, एक किताब है जो टेबल पर पड़ी हुई है, वो टेबल पर ही पड़ी रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते। उसी जगह पर एक बॉल है जिसको आपने किक किया है, जिस तरह बास्केटबॉल एग्जांपल में शो किया गया है, ये बॉल तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि आप इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई ना कर दे रोकने की। जिस तरह बॉल फर्स्टली एक स्टेशनरी पोजीशन पे होता है, जिसके बाद एक प्लेयर आकर उसको किक मारता है, किक मारने के बाद बॉल, किक मारने से पहले वो हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में रहता है। तो जब एक प्लेयर आकर अपनी फोर्स अप्लाई करता है बॉल पर तो बॉल एक डायरेक्शन में ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, वो एक मोशन की सूरत में आता है। फिर उसके मोशन को रोकने के लिए एक नेट लगी होती है जिसमें जाकर लगकर वो अपनी मोशन से रेस्ट की पोजीशन पे आ जाता है। और हाँ, बॉडी के अंदर एक इनर्शिया होता है, एक स्ट्रेंथ होती है कि जो उसके मोशन को या उसकी स्टेट को चेंज होने से रोकती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप स्टेट ऑफ मोशन में हैं तो वो आपको रेस्ट पर जाने से रोकती है, और अगर आप स्टेट ऑफ रेस्ट पर हैं तो वो मोशन पर जाने से रोकती है। तो फाइनली जो हमने फर्स्ट लॉ के अंदर डिस्कस किया या समझा, वो न्यूटन्स का लॉ ये कहता है कि एवरी बॉडी, every object continues is its state of rest
or motion in a straight line unless it is acted by an external force which changes its state of rest or of uniform motion. न्यूटन के फर्स्ट लॉ से हमने दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ किए हैं। सबसे पहला कंक्लूजन हमें ये बताता है कि फोर्स एक एजेंट है जो आपकी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट, आपकी एक स्टेट जो है वो उसको चेंज करता है, स्टेट ऑफ मोशन टू रेस्ट और स्टेट ऑफ रेस्ट टू मोशन। आल्सो जितनी भी बॉडीज हैं वो उनके अंदर एक एक प्रॉपर्टी होती है जो उनके मैटर की वजह से, जो उनके मास की वजह से होती है, और उस प्रॉपर्टी का काम ये होता है वो अपनी स्टेट को चेंज होने से रेजिस्ट करती है। जिस तरह हमारे पास एक मिसाल है, जब आप कार ड्राइव कर रहे होते हैं तो वो आपकी बॉडी जब ब्रेक लगाते हो तो है तो गाड़ी स्टॉप होती है या गाड़ी स्लो डाउन होती है, लेकिन आपकी बॉडी एक जर्क फील करती है, एक आगे की तरफ आपकी बॉडी जैसे अपने आप को फेंकेगी। तो उससे वो जो जिस प्रॉपर्टी की वजह से फेंकती है वो कहलाती है इनर्शिया, और इनर्शिया डिपेंड करता है हर बॉडी की मास पे। एक और एग्जांपल है हमारे पास, अगर एक कार्डबोर्ड का पीस लें आप, एक बॉटल के ऊपर रखें और उस कार्डबोर्ड के पीस के ऊपर आप एक कॉइन रखें, अगर आप स्पीड से उसको कार्डबोर्ड पीस को निकालेंगे तो कॉइन पॉसिबिलिटी है कि नीचे ड्रॉप होगा या अपनी जगह पे ही रुका रहेगा, या बॉटल के ऊपर रहेगा या नीचे ड्रॉप हो जाएगा, लेकिन आपके कार्डबोर्ड के पीस के साथ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्ट करता है वो मोशन को, एक उसकी प्रॉपर्टी है, इनर्शिया होता है जो प्रॉपर्टी को, बॉडी की प्रॉपर्टी को चेंज होने से रेजिस्ट करता है। तो फर्स्ट जो हमारी assumption थी वो क्या है, कंक्लूजन जो हमने ड्रॉ किया, force is an agent which produces or tends to produce change in the state of rest or uniform motion of an object. Second, all material objects possess the property of opposing any change in their state of rest or state of uniform motion. This property of matter, by virtue of an object resist a change in its state of rest or motion, is called inertia. Thus, Newton's first law of motion is also called Newton's law of inertia. ये हमारे फर्स्ट जी। तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से जो हमने बात समझी है वो ये है कि फोर्स जो है वो बेसिकली आपकी स्टेट को चेंज करती है, स्टेट ऑफ रेस्ट से मोशन और स्टेट ऑफ मोशन से रेस्ट में, वाइस वर्सा। लेकिन जो सेकंड लॉ है उसमें हम एक्चुअली डिटरमाइन करेंगे कि एक अगर हम बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी जो मोशन करेगी उसकी एक्सेलरेशन कितनी होती है। हम एक नॉर्मल रूटीन में एक बात देखते होंगे कि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी मास ज़्यादा होता है, अगर आप उन पर सेम फोर्स अप्लाई करें जो आपने उनसे लाइटर मास ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई किया है, तो जो लाइटर मास ऑब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा फास्ट मूव करेंगे। हम न्यूटन के सेकंड लॉ में भी सेम बात को डिस्कस करेंगे। न्यूटन ने एक रिलेशनशिप ड्राइव किया था फोर्स और ऑब्जेक्ट के मास और एक्सीलरेशन, इन तीनों चीज़ों के बीच में। तो अगर आप अभी हम मिसाल पर चलते हैं, अगर ये इस तरफ जो लिखी हुई है, अगर फॉर एग्जांपल हम दो बॉल्स लेते हैं, सेम एक फोर्स अप्लाई करते हैं उन पर, एक बॉल है वो है 3 kg का और एक है 6 kg का, तो अगर हम दोनों पर सेम फोर्स अप्लाई करेंगे तो जो बॉल हैवी मास है जैसे बॉल बी, ये स्लोअर होगा लाइटर मास ऑब्जेक्ट से बॉल ए जिसकी मास कितनी है 3 kg, और एक्सेलरेशन जो है वो हम ऑब्जर्व करेंगे तो ए के अंदर ज्यादा क्विकली होगी। हाँ, बॉल बी जो है जो हैवी मास है उसको रोकने ज्यादा मुश्किल होगा क्योंकि उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी बनस्पत बॉल ए के। और इस इधर आकर हम एक रिलेशनशिप ड्राइव करेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ से जो हमने हासिल किया है। उसकी स्टेटमेंट है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट it produces acceleration in the object in its own direction। जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स अप्लाई किया एक ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मोशन या अपनी एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। This acceleration is directly proportional to the magnitude of the force applied। ये एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि जितनी भी आपने फोर्स लगाई। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से मतलब होता है कि अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन बढ़ेगी, अगर इसी जगह लिखा होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो मतलब आप एक चीज को बढ़ाएंगे तो दूसरी चीज कम होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यही मतलब है कि अगर आप एक चीज बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। ठीक है, तो जब हम इधर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स जो है बेसिकली
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन की। आप जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, लेकिन उसी जगह पर जो मास है, जो बॉडी का मास है, वो जितना ज्यादा होगा आपकी एक्सेलरेशन उतनी ही कम होगी। तो मास और एक्सेलरेशन दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और मास और एक्सेलरे फोर्स और एक्सेलरेशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को आपस में मिलाएं तो acceleration is directly proportional to force and inversely proportional to mass। इसी को प्रोपोर्शनलिटी की साइन को अगर हम खत्म करते हैं तो इक्वल टू आता है, और एक कांस्टेंट अप्लाई करते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट को हम शो करते हैं के से, ये एक वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब जब हम इधर देखते हैं तो m इधर डिवाइड कर रहा है, हम m को a के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ जाती है। अब किसी भी सिस्टम की बात या कोई भी यूनिट्स हो, सारी बातों को अलग रखते हैं, लेकिन अगर हम कभी भी किसी यूनिट सिस्टम मतलब एक सिंगल मास सिस्टम पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उधर k की जो वैल्यू है वो होती है k इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो हम सिंपली ये लिख सकते हैं F इज इक्वल टू ma। k की वैल्यू 1 आ जाती है तो वो F के साथ मल्टीप्लाई होता है, और m और F इंटू 1 इज इक्वल टू F इज इक्वल टू ma। अब हम आते हैं एग्जाम्पल 4.1 पे। याद रखें, हम जितने भी फॉर्मूलाज या जिस तरह के भी प्रोसीजर हम एग्जाम्पल क्वेश्चन पे सॉल्व करेंगे इस स्लाइड में, और एक उसको एक और पार्ट है उस स्लाइड में, तो सेम प्रोसीजर और सेम फॉर्मूलाज ही हमारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस जो इतने भी हमारे चैप्टर नंबर 4 में गिवन है वो भी सारे सेम मेथड्स होंगे। तो आए अभी इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। A body of mass 50 kg is moving with an acceleration of 5 meter per second square. Find the force acting on a body। हमें बॉडी का मास गिवन है और हमें बॉडी की एक्सेलरेशन भी गिवन है, तो हमें आखिर फाइंड क्या करना है, हमें फोर्स मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं, डेटा के अंदर मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, हमें मालूम क्या करना है, हमें फोर्स मालूम करनी है। हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, F इज इक्वल टू ma। हमें अगर हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, हमें m की वैल्यू गिवन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है और F हमें मालूम करना है, तो इस फॉर्मूले से हम हमारे जो चीज रिक्वायर्ड है वो हम मालूम कर सकते हैं। तो सिंपली हम अप्लाई करते हैं F इज इक्वल टू ma। m की वैल्यू कितनी है 50 kg, और एक्सेलरेशन कितनी है हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम इसको सॉल्व 5 इंटू 50 kg हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 250 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और किलोग्राम मीटर पर सेकेंड को अगर हम सिंपल में लिखें तो हम इसको न्यूटन में भी लिख सकते हैं, क्योंकि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इक्वल टू है यूनिट ऑफ न्यूटन। Hence a force of 250 न्यूटन is acting on the object। जो फोर्स ऑब्जेक्ट पर एक्ट करी 50 किलोग्राम, जिसकी वजह से एक्सीलरेशन हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो फोर्स है 250 न्यूटन। Example 4.2। Car of mass 1000 kg traveling at 100 km per hour is uniformly brought to rest over a distance of 40 meter। Find average deceleration and average braking force। तो बेसिकली एक कार है जो 1000 kg की है, वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। तो जब आप उस पर ब्रेक्स या कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो जिसकी वजह से वो आखिर रेस्ट पोजीशन पर आती है। हमें जो चीज़ मालूम करनी है वो है एवरेज डी एक्सेलरेशन की, किस एक्सेलरेशन से उसकी जो वेलोसिटी है वो कम होकर रेस्ट पोजीशन पे गाड़ी को लेकर आई, और फोर्स कितनी हमने अप्लाई की। तो सबसे पहले तो हम डेटा लिखेंगे। डेटा के अंदर जो हमें इनिशियली गिवन है वो है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार, और हम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार को किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई एंड 3600 से डिवाइड। 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि k की जो वैल्यू है वो है 1000 के बराबर, तो हम 1000 इंटू मीटर लिखते हैं। और फिर और से आर को हम सेकंड में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, वो हम इस तरह करेंगे, क्योंकि एक आवर के अंदर मिनट्स कितने होते हैं 60, और एक मिनट के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं 60। तो हम 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो हमें मिलेंगे 3600। तो इस तरह हमें फाइनली मीटर पर सेकंड में जो स्पीड मिलती है वो है 27.78। फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार क्या होगी,
क्योंकि अगर हम क्वेश्चन पर फोकस करेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि बॉडी फाइनली आकर रेस्ट पोजीशन पे रहती है, और रेस्ट में कार की वेलोसिटी कितनी होती है, 0 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस उसने कितना कवर किया, एस की वैल्यू हमें गिवन है वो है 40, और हमें दो चीजें मालूम करनी है, एक एक्सेलरेशन, दूसरा ब्रेकिंग फोर्स। तो सबसे पहले अगर हम फोकस करें तो अगर हमें ब्रेकिंग फोर्स F इजिकल टू एम ए कैलकुलेट करनी है, मास तो गिवन है लेकिन एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन को मालूम करने के लिए हमें दो चीजें गिवन है, हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, और आल्सो हमारे पास तीसरी चीज है डिस्टेंस। तो अगर हम न्यूटन के जो पीछे मोशन वाले लॉज थे जो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़कर आ रहे हैं, अगर हम उनको थोड़ा रिवाइज करें तो एक लॉ है हमारे पास, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। हमें वी एफ मालूम कर लिया हमने, वी आई की वैल्यू गिवन है, टू ए की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है नहीं, वो हमें मालूम करनी है, और एस की वैल्यू हमें गिवन है। तो इसी तरह हम जब फार्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी आती है, 9.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी के बाद हम न्यूटन के जो लॉ हम अभी पढ़कर आ रहे हैं, F इज इक्वल टू एम ए, अगर हम इस लॉ के अंदर F, इस लॉ से हम रिटार्डिंग फोर्स के आखिर ब्रेकिंग फोर्स कितनी लगी है वो हमें मालूम करनी है, तो वो भी हम मालूम कर सकते हैं। मास हमें कितनी गिवन है, 1000 kg। एक्सेलरेशन अभी हमने आपके सामने मालूम की है, वो कितनी है, -9.65 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमें मिलती कितनी है, -9650 न्यूटन, ये हमें फोर्स मिलती है। एक्चुअली नेगेटिव जो साइन है वो शो करता है कि फोर्स रिटार्डिंग है या फोर्स रोकने वाली, जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। उसी तरह जो एक्सेलरेशन हमें नेगेटिव में मिली हुई है उसका भी मतलब यही है कि जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, उसको एक्सेलरेशन वेलोसिटी को कम करने की है, इसी वजह से उसकी डायरेक्शन को शो करती है नेगेटिव साइन। तो थर्ड लॉ हमें कहता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आसान उर्दू में हम कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। न्यूटन का थर्ड लॉ भी कुछ इसी तरह का है। तो अगर आप नोटिस करें, आप अगर एक वुडन टेबल के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो या एक ग्लास की टेबल आप सपोज कर लें, एक ग्लास टेबल पर आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं, वो टेबल तब तक नहीं टूटेगी जब तक कि आप उसकी रिएक्शन से ज्यादा फोर्स नहीं अप्लाई करते। फॉर इंस्टेंस वो रिएक्शन जो ग्लास टेबल दे सकती है मैक्सिमम, वो है आपका 50 न्यूटन, और आप उस पर 45 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं तो टूटेगी नहीं। लेकिन जब आप उस पर 55 या 51 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे तो आपका ग्लास ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो एक्शन फोर्स जो आपकी है वो उसकी रिएक्शन फोर्स से ज्यादा है। इसी तरह मामूली जिंदगी में भी आप जितनी भी जगह पर जाएं, अगर आप एक दीवार पर भी कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो आपको एक रिटर्न देती है, जिसकी वजह से आपके हाथ में दर्द होता है। आप एक गन फायर करते हैं, एक तो आपने अगर नोटिस किया तो बुलेट तो आगे जाती है लेकिन आपको एक रिकॉइल आता है, आपको एक झटका आता है पीछे की तरफ। ये न्यूटन के थर्ड लॉ को अप्लाई करते हुए आपको एक अपोजिट रिएक्शन देता है। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हम बोट की एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। आपने जब भी पैडल किया होगा तो आप पैडल को आगे की तरफ करते हैं तो आप आगे जा रहे थे, लेकिन अगर आप फोकस करें तो आप पानी को पीछे फेंकते हैं, जिसकी वजह से आपकी बोट आगे जाती है। उसी जगह पर यही है कि आपने जो एक्शन किया वो क्या किया कि आपने पानी को पीछे फेंका, और रिटर्न में आपको रिएक्शन क्या मिला, आपकी बोट आगे गई। अब उसी जगह पर अगर हम एक वुडन टेबल पर एक डिस्कस करते हैं, बुक को अगर आप रखते हैं तो बुक के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। एक तो ग्रेविटी फोर्स जो उसके वेट की वजह से, उसके वजन की वजह से उसको अपनी तरफ खींच रही है, जमीन उसको अपनी तरफ खींच रही है। एक तो उसकी ग्रेविटी फोर्स है, दूसरी उसकी रिपल्सिव फोर्स है कि जो टेबल उसको रिपल्स रिएक्शन में लगा रही है उसको ऊपर फेंकने के लिए। तो उस पर दो फोर्सेस लग रही हैं। मास बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मैटर है एक बॉडी के अंदर, कि आपकी बॉडी के अंदर आपका जो मास है वो कितना है। और उसी जगह पर अगर आप वेट को कंसीडर करें तो वेट एक फोर्स है कि जिस फोर्स से आपका जो मास है वो जमीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है।
W इज इक्वल टू एम जी, ये इधर हमारे पास वेट का फॉर्मूला है, लेकिन आपका जो वेट है वो कंसीडर करता है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स पर। अगर आप जमीन से कहीं और जाएंगे या किसी भी ऊपर या नीचे हाइट पर आएंगे तो आपका वेट तो वेरी कर सकता है, लेकिन आपकी जो मास है वो हमेशा सेम रहेगी। मास इनर्शिया को मेजर करने में भी हेल्प करता है, और मास एक वजह होता है बॉडी की इनर्शिया का। आपका जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा इनर्शिया होगा। आल्सो हम मास से फोर्स और एक्सेलरेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें इसकी भी हेल्प करता है। उसके बाद मास ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट एवरीवेयर, जैसा कि मैं कह चुका हूँ मास आपका हर जगह सेम रहता है। वेट आपका चेंज होता है क्योंकि वेट का जो एक्चुअल लिंक है वो आपकी ग्रेविटी से होता है। मास तो आप चांद पर भी चले जाएं तब भी आपका मास सेम ही रहेगा, लेकिन उधर आपकी वेट चेंज हो जाएगा। अगर आप जमीन से थोड़ा ऊपर नीचे होंगे तो भी आपका मास तो सेम रहेगा, लेकिन आपका वेट चेंज होगा। मास एक स्केलर क्वांटिटी है और उसका यूनिट है किलोग्राम। उसी जगह पर जो वेट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड अर्थ, अर्थ हो या कोई भी, अगर आप मून पर खड़े हैं तो टुवर्ड द सेंटर ऑफ द प्लैनेट होती है। उसका ऐसा यूनिट है न्यूटन वेट का। जी, तो अगर हम मास और वेट को ही अगर कंसीडर करते हैं, एक ही सिंपल मास को अगर हम दूसरे प्लैनेट्स पर या दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अर्थ के ऊपर एक मास की वेट कितना है। अर्थ क्योंकि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी है 9.81, और मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है 10 केजी, तो उसका वेट कितना है 98 न्यूटन। और अगर इसी मास को अगर हम मून पर लेकर जाते हैं जिधर उसकी जो वेट है वो है हमारे पास कितना आता है 16। क्यों? क्योंकि मून पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही कम होती है, अप्रोक्सीमेटली 1.6। तो जब हम मास और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जी, अगर हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एम जी। मास कितनी है आपके पास 10 केजी और जी की वैल्यू कितनी है 1.6। तो आपको जो वेट है वो आपको मिलेगा 16 न्यूटन। उसी के बाद अगर आप स्पेस के अंदर अगर आप उसका वेट मालूम करना चाहेंगे तो आपको मिलेगा 0, क्योंकि स्पेस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स होती नहीं है। और इसकी वजह से ही वेट जो है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसकी डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट, और मास जो है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। सबसे पहले हम करते हैं टेंशन इन अ स्ट्रिंग। मिसाल के तौर पर अगर आप एक ऑब्जेक्ट को होल्ड कर रहे हैं, उसकी रोप होल्ड कर रहे हैं और उससे कनेक्टेड वेट है, एक मास है, जिस तरह हमारे पास इधर शो है फिगर में, तो आप नोट करेंगे कि जो फोर्स एक आपके हैंड पर लग रही है और जो एक फोर्स है जो मास पर, मास जो आपका वेट जो आपने हैंग किया है, जो इधर एक फोर्स, एक मास की जो वेट की जो डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड होगी, लेकिन उसी के अपोज में एक फोर्स लगेगी, वो कहलाएगी हमारी टेंशन। और आपके ही हाथ, क्योंकि आपका हाथ जब बॉडी को ऊपर खींच रहा है तो एक आपकी फोर्स आपके हाथ, आपके रोप में एक फोर्स आपको हाथ में महसूस होगी जो डाउनवर्ड खींचेगी, वो है आपकी टेंशन। So basically, the state of being stretched tight is called tension in a string. Suppose we are holding a weight acting downward connected to a string. If we stretch string tightly, hand will experience force acting towards weight object by means of string. Weight of object, weight of block pulls it downward while strings pull it upward with equal force. The force experienced by hand and upward force acting on block is due to the force developed in a string in each case. This is called tension in string. Motion of bodies connected by a string passing over a frictionless pulley. तो बेसिकली इसमें हम जो एक रोप इस्तेमाल करेंगे या एक स्ट्रिंग इस्तेमाल करेंगे, उसके दोनों साइड्स पर दो मासेस कनेक्टेड हैं, और वो तो दो जो हमारी स्ट्रिंग है वो पास हो रही है किसके ऊपर से, पुली के ऊपर से, जिस तरह आपको इधर फिगर में शोड है। तो जो मास, जो वेट ज्यादा क्वांटिटी में होगा या जिसका वेट ज्यादा होगा, वो दूसरे मास को अपवर्ड ट्रेवल करने पर फोकस करेगा और खुद डाउनवर्ड एक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि उसका वेट ज्यादा है।
Consider two bodies A and B acting vertically with unequal masses, mass m1 and m2, connected by a string which passes over a frictionless pulley in a way that the two hand vertical के दोनों हैंग वर्टिकल करते हैं. The mass with greater weight, जिसकी मास ज्यादा होगी, would make other mass B to upward and itself go downward. तो इस खिंचाव की वजह से एक टेंशन होगी स्ट्रिंग के अंदर. अब जो नेक्स्ट पेज पर हम डिस्कस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो करेंगे हम टेंशन और मास ग्रेटर और लेस होने की वजह से जो एक्सेलरेट कर कर बॉडी अप एंड डाउन जाएगी, हम उसके मोशन को या उसकी एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले हम बॉडी ए को कंसीडर करते हैं. अगर हम फोकस करें बॉडी ए पर, तो बॉडी ए पर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. एक तो टेंशन है जो स्ट्रिंग की वजह से, दूसरा वेट है. वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और W इज इक्वल टू एम जी. जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और जो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर वो अपवर्ड एक्ट कर रहा है. तो अगर हम इसके ऊपर टोटली फोर्सेस कैलकुलेट करें तो कितनी फोर्सेस है? एक तो हमारे पास वेट है और दूसरा टेंशन. वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो हम पॉजिटिव लेंगे और टेंशन की डायरेक्शन अपवर्ड है, वेट के अपोजिट है, तो हम इसको नेगेटिव है. और टेंशन वेट जैसे मैं बता चुका हूँ W इज इक्वल टू एम जी, इधर शॉर्ट भी है, तो हम इसको इस तरह लिखते हैं. और हमें सेकंड लॉ से ये बात भी मालूम होती है कि फोर्स जो है वो F जो है वो इक्वल टू है एम ए. तो मास और एक्सेलरेशन, हम फोर्स की जगह पर अगर मास और एक्सेलरेशन को शोर करें इस तरह, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. अब हम कंसीडर करते हैं फोर्सेस ऑफ बॉडी बी पर. बॉडी बी पर भी दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. एक तो वेट जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, जो इधर उसका फॉर्मूला भी लिखा हुआ है m of 2 into g, और टेंशन इन स्ट्रिंग अपवर्ड एक्ट कर रहा है. अब हम इन दोनों की, अगर हम बॉडी बी पर फोर्सेस कितनी लग रही है हम उसको मेजर करते हैं, तो हम इसको लिखते हैं f of 2 is equal to टेंशन माइनस m2 into g. अब हमने बॉडी ए में m2 पॉजिटिव और टेंशन नेगेटिव क्यों लिया, और इसमें हम टेंशन पॉजिटिव और m2 नेगेटिव क्यों ले रहे हैं? असल में अगर आप फोकस करें तो बॉडी बी जो है वो अपवर्ड ट्रेवल कर रही है. इसका मतलब है कि जो टेंशन है वो टी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है इससे एम से, मतलब उसका मास जो है वो कम है टी से. तो इसी वजह से हमने एम की वैल्यू जो है वो एम ऑफ 2 हमने नेगेटिव ली है. और अगर हम केस ए में कंसीडर करें तो उधर एम ऑफ 1 जो मास है बॉडी ए का वो ज़्यादा है टेंशन से. इसी वजह से बॉडी जो है वो डाउनवर्ड ट्रेवल कर रही है. अब हम इस पर न्यूटन्स के सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं जो है F इज इक्वल टू एम ए. और अगर हम फोर्स की जगह पे एम ए की वैल्यू रखते हैं जैसे इधर, ठीक है. अब हमारी जो बॉडी ए की इक्वेशन है और जो हमारी बॉडी बी की इक्वेशन है, अगर हम दोनों को ही आपस में कंपेयर करते हैं इस तरह, और तो सिंपली हमारे पास एक रिलेशन हमें मिलता है, एक इक्वेशन हमें मिलती है जो है A इज इक्वल टू m इंटू m1 इंटू m2 इंटू g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. अब हम एक्सेलरेशन तो मालूम कर चुके हैं, अब हमें जो चीज़ मालूम करनी है वो है टेंशन. तो अगर आप इक्वेशन 4.6 और इक्वेशन 4.9 अगर इन दोनों को आपस में डिवाइड करते हैं तो हमें कुछ रिलेशन इस तरह मिलता है, इस तरह, ठीक है. अगर हम इसको सॉल्व करते जाते हैं, अगर हमारे जो ए है इधर ए की एक कैंसिलेशन होती है आपस में, ठीक है. उसके बाद हम इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है. तो जो t माइनस एम टू जी है वो इधर आकर मल्टीप्लाई करता है और m2 उधर जाकर मल्टीप्लाई करता है, ठीक है. उसके बाद हम इनको दोनों को सॉल्व करते हैं, फिर हम m1 m2 जो है इधर माइनस कर रहा है उधर जाकर प्लस करेगा, तो हमारे पास क्या मिलेगा 2m1 m2 इंटू जी, ठीक है. और जो हमारे पास माइनस m2 इंटू टी है और
और प्लस m1 इंटू टी है। अगर माइनस इधर m2 t माइनस कर रहा है उस तरफ जाकर क्या करेगा, प्लस। ठीक है, t दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास इधर बचता है m2 और m1। ठीक है, m2 और m1 को हम इधर डिवाइड में लेकर आते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनती है t इज इक्वल टू 2m1 m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब हम आते हैं सेकंड केस में जिसमें एक बॉडी वर्टिकली होती है और दूसरी बॉडी हॉरिजॉन्टली होती है। तो सेकंड केस में भी हम सबसे पहले बॉडी ए को कंसीडर करते हैं। अगर हम बॉडी ए पर फोकस करें तो उसके ऊपर भी अभी भी दो फोर्सेस लग रही है, एक टेंशन जो अपवर्ड एक्ट करेगी और वेट जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा। अगर हम देखें तो बॉडी ए जो है वो हमारी नीचे जा रही है तो ऑब्वियसली जो उसका वेट है वो ज्यादा है, किससे, टेंशन से। तो हम अगर बॉडी ए पर कितनी फोर्सेस लग रही हैं हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो है W1 जो है वो पॉजिटिव रहता है और जो टेंशन है वो नेगेटिव आती है क्योंकि टेंशन कम है। तो F इज इक्वल टू WT। इधर कंडीशन भी गिवन है, कंडीशन मैंने आपको बताई अभी। उसके बाद W1 इज इक्वल टू M1 इंटू जी। तो हमने और उसके बाद फिर हम अप्लाई करते हैं न्यूटन्स के सेकेंड लॉ जो है F1 इज इक्वल टू Ma। एम ए की जगह हम लिखेंगे M1A। और जो हम पहले ऊपर इक्वेशन ड्राइव करते आ रहे हैं बॉडी ए की, हम इधर एफ की जगह वैल्यू पुट कर सकते हैं, हमने वैल्यू पुट की। फिर हमारे पास इक्वेशन आ जाती है 4.12 जो है M1A इज इक्वल टू M1G माइनस टी। तो अब अगर हम बॉडी बी को कंसीडर करते हैं तो बॉडी बी के ऊपर तीन फोर्सेस लग रही हैं। एक तो फोर्स है वो है स्ट्रिंग की, टेंशन की, जो उसको हॉरिजॉन्टली अपनी तरफ एक्ट कर रही है। और दूसरी दो फोर्सेस हैं वो है वेट, वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और रिएक्शन फोर्स जो टेबल की फोर्स रिपल्स में लग रही है वो अपवर्ड फोर्स। लेकिन अगर हम नोटिस करें तो कोई भी मोशन जो है वो वर्टिकली डायरेक्शन में नहीं हो रहा, मींस अप एंड डाउन डायरेक्शन में नहीं हो रहा। तो दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल होकर एक दूसरे कैंसिल कर देंगी। तो अगर हम उस पर फोर्स या कैलकुलेट करते हैं कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही है बॉडी बी पर, तो हमें ओवरऑल मिलती है एक ही फोर्स जो है किसकी, टेंशन की फोर्स जो स्ट्रिंग की वजह से एक्ट कर रही है। अब इसी जगह पर फिर हम न्यूटन का सेकेंड लॉ भी अप्लाई करते हैं जो है एफ ऑफ टू इज इक्वल टू एम ऑफ टू इंटू ए। अगर फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है m ऑफ टू इंटू एम ऑफ टू इज इक्वल टू टी, क्योंकि फोर्स एक ही एक्ट कर रही है बॉडी बी पर जो है टेंशन की, और न्यूटन के लॉ के हिसाब से F इज इक्वल टू एम ए। तो F ऑफ टू की जगह पे हम m2a लिख सकते हैं। तो हमें फाइनल इक्वेशन मिलती है m2a इज इक्वल टू टी। अब अगर जो जो इक्वेशंस दो, एक जो बॉडी ए की और जो बॉडी बी की, जो मास 1 m1 और मास m2, इन दोनों की इक्वेशंस को जब हम आपस में कंपेयर करते हैं इस तरह, तो हमारे पास t और t दोनों कैंसिल हो जाते हैं और इक्वेशन को अगर हम अरेंज करें तो हमें a की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, अब हमें a की वैल्यू तो मिल गई, अब हमें मालूम करनी है टेंशन t की। तो जो इक्वेशन है हमारे पास 4.15 ये इधर लिखी हुई है, हम अगर इसके अंदर a की वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, a की वैल्यू पुट करने से m1 जो है m2 जो है वो m1 और g के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड हो जाएगा m1 प्लस m2 के साथ। तो हमें जो वैल्यू है t की मिल जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं एग्जाम्पल 4.3 पे। ठीक है, तो दो बॉडीज है हमारे पास, एक की मास है 5 kg और एक की मास है 4 kg। ये दोनों एक स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है और एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से ट्रेवल कर रही हैं। दोनों बॉडीज जो हैं वो वर्टिकली हैं। तो और अब हमें जो मालूम करना है वो क्या है, वो एक तो एक्सीलरेशन है कि जिसकी वजह से बॉडीज में मोशन क्रिएट होगा, और दूसरा जो है वो टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर, कि स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितनी है। अब दो बॉडीज के अंदर हमें मास गिवन है, एक मास 1 और मास 2, इधर हम डेटा में रखते हैं। ग्रेविटी फील्ड कांस्टेंट है जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन ऑफ बॉडीज मालूम करना है और टेंशन इन स्ट्रिंग। अगर हम बॉडी ए को सबसे पहले कंसीडर करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला जो अभी हम
कैलकुलेट करते आ रहे हैं पीछे से। केस 1 में जो हमने किया था जब दोनों बॉडीज वर्टिकल थी, तो वो था हमारे पास एक्सीलरेशन का m1 इज acceleration is equal to m1 minus m2 into g divided by m1 plus m2। हम जो वैल्यूज हैं हमारे पास मासेस की हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो 5 माइनस 4 डिवाइड बाय 5 प्लस 4 इंटू 10, और हमारे पास आखिर में आंसर एक्सीलरेशन का मिलता है क्या, 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी के बाद अब एक्सीलरेशन मिलने के बाद हम टेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो टेंशन का जो हमारे पास फॉर्मूला है, जब दोनों बॉडीज वर्टिकली हैंग कर रही थी, वो है टेंशन इज इक्वल टू 2m1 इंटू m2 अब डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। हम जो वैल्यूज हैं मासेस की हमारे पास 5 एंड 4, m1 और m2 रेस्पेक्टिवली, हम उसके अंदर पुट करते हैं और फिर हमें आखिर में टेंशन जो है वो मिलती है 44.4 न्यूटन। तो हमारे पास जो एक्सीलरेशन है बॉडी की जिससे वो ट्रैवल कर रही है वो है 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टेंशन इन स्ट्रिंग है 44.4 मीटर 44.4 न्यूटन। मोमेंटम बेसिकली क्वांटिटी होती है मैटर की कि जो एक बॉडी के अंदर मोशन के अंदर खुद को इन्वॉल्व करती है। एक आपकी बॉडी है, एक हैवी बॉडी है, जैसे ट्रक्स हैं, लोडेड ट्रक्स हैं या कार्स हैं जो लोडेड हैं, उनको स्टॉप करना थोड़ा हार्ड होता है बनिस्बत अनलोडेड से, अगर वो खाली हैं उनके मुताबिक। तो इससे हमें ये बात पता चलती है कि वो बॉडी के मैटर बॉडी का कि जो मोशन के अंदर मुलविस होता है या मोशन के अंदर इन्वॉल्व होता है, उसको हम मोमेंटम क्वांटिटी कहते हैं। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका एसआई यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन पर सेकंड। मोमेंटम को हम पी से शो करते हैं और ये बेस करता है बेसिकली मूवमेंट मास पर और आपकी वेलोसिटी पर, जिस तरह इधर हमारे पास फॉर्मूला में शोड है। लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मोमेंटम, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जांपल में समझते हैं। आप फर्ज करें एक गैस सिलेंडर है, ठीक है, उसको गैस सिलेंडर के अंदर बॉडीज हैं, गैस बॉडीज जो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, जो आपस में अटैक करती हैं। एक बॉडी ए दूसरी बॉडी बी को अटैक करती है, तो बॉडी बी जो है वो आगे जाकर किसी एक और बॉडी से अटैक करती है। मोमेंटम उनका आपस में जो एक दूसरे को अटैक और रिपेल करती हैं, उनसे उनका मोमेंटम सेम होता है, क्योंकि बॉडी ए जो फोर्स अपनी जो मोमेंटम लूज करती है, बॉडी बी वही मोमेंटम या वो फोर्स गेन करके आगे जाती है। इसी तरह ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यही बात करता है। When a number of bodies are such that they can exert force upon one another, बॉडीज जो हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा सकती हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, तो हम ऐसे सिस्टम को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिव बॉडी, बट नो एक्सटर्नल एजेंसी exerts a force on them. They are said to constitute an isolated system of interactive bodies। ठीक है, ये मिसाल जो मैंने आपको गैस की शुरुआत में दी वो उधर लिखी हुई है। मोमेंटम हमेशा एक आइसोलेटेड सिस्टम का जिसमें थर्ड कोई भी फोर्स नहीं लग रही, वो हमेशा सेम रहता है। एक और मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं कि आप दो बॉल्स लेते हैं, बॉल ए और बॉल बी, उन दोनों को आपस में अटैक करवाते हैं। जैसे बॉल ए जो है वो बॉल बी को जाके कोलाइड करता है, तो बॉल ए जो है वो जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले उसका जितना मोमेंटम होगा टोटल बॉल ए और बॉल बी का, सेम मोमेंटम ही आफ्टर द कोलिजन भी रहेगा। क्यों? क्योंकि बॉल ए के पास जितना मोमेंटम था वो उसने बॉल बी के साथ कोलाइड कर लूज किया, और बॉल बी के पास जितना मोमेंटम था उसमें बॉडी ए के साथ कोलाइड करके उसने और गेन किया है। ठीक है, इसी तरह ये एक फिगर अभी हमारे पास है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो नाउ लेट्स डू डेरिवेशन कंसीडरिंग फिगर 4.11। ये फोटो मैंने बुक से ली है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं, और हम ये बुक की ही डेरिवेशन यहाँ पर करेंगे। तो कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मास 1 u1
ये वेलोसिटी जो है वो बॉल 1 की और मास 1 है, जो 1 जो है वो बॉल ए का है और m2u2 बॉडी बी है। ठीक है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1v1 बॉडी ए बॉल ए, m2v2 बॉल बी। ठीक है, इन दोनों को अगर हम हमारे पास जो फॉर्मूला है या जो हमारे पास लॉ है, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन में रखते हैं तो कुछ इस तरह इक्वेशन बन जाती है 4.15। ठीक है, सो वी कैन गेट इट्स एप्लीकेशन इन रिकॉइल ऑफ अ गन एयर बलून रिलीज्ड इन अ रूम। हम इस फॉर्मूले की जो एप्लीकेशंस है या इम्प्लीमेंट हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं वो है, अगर एक गन को जब हम फायर करते हैं वो रिकॉइल करती है, उन ऐसे क्वेश्चंस में, या फिर अगर हम जो एक बलून है उसमें हवा भरकर और हम रूम के अंदर छोड़ते हैं तो वो कितनी अलग अलग डायरेक्शंस में ट्रैवल करकर फिर आकर जमीन पर गिरता है। हम इस तरह के क्वेश्चंस में इन फॉर्मूलाज को इस्तेमाल कर सकते हैं। A 2-gram bullet is fired from a 800-gram pistol with a speed of 50 meter per second. What is the speed of recoil of the pistol? अब जो बुक के अंदर आपको क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन के अंदर 5 ग्राम है, लेकिन नीचे सॉल्यूशन पूरे में ही उन्होंने 2 ग्राम इस्तेमाल किया, इसी वजह से इधर मैंने क्वेश्चन के अंदर ही चेंज कर दिया है 2 ग्राम बुलेट। नहीं तो ये प्रोसीजर आप कितनी भी मास हो, किस भी कोई भी गन हो, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। मासेस से कोई डिफरेंस, मासेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसीजर सेम होता है। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब हमें मास ऑफ बुलेट गिवन है जो कितना है 200, 2 ग्राम है, जिसको हम 1000 से डिवाइड करके उसको केजी में कन्वर्ट करते हैं। बुलेट की, पिस्टल की भी मास को हम केजी में कन्वर्ट करते हैं 0.8 केजी। स्पीड ऑफ बुलेट भी हमें गिवन है जो फायर के बाद की स्पीड है, मीन्स ये क्या है, ये v1 है, लेकिन फायर से पहले उसकी स्पीड क्या थी, तब वो रेस्ट पोजीशन पे था, मीन्स u1 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। आल्सो अब हमें स्पीड ऑफ रिकॉइल ऑफ पिस्टल मालूम करनी, मीन्स हमें v2 मालूम करना है, लेकिन हमारे पास जो u2 है, जो स्पीड ऑफ पिस्टल बिफोर फायर, वो क्या है, वो है 0, क्योंकि वो एक स्टेशनरी पोजीशन पे था। अब टोटल मोमेंटम हमें मालूम करना है, उसका फॉर्मूला क्या है, m1u1 प्लस m2u2। हम इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करते हैं और हमें आंसर मिलता है 0। और टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर क्या है, m1v1 प्लस m2v2, तो हमें मिलता है 0.1 प्लस 0.8 इंटू v2। हम इन दोनों आंसर्स को एक दूसरे के इक्वल्स में रखते हैं तो इक्वेशन कुछ इस तरह बनती है, वी हैव टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम बिफोर फायर। ठीक है, इधर से हमें v2 मिलता है, v2 कितनी है मिलती है, वेलोसिटी 0.125 मीटर पर सेकेंड, लेकिन माइनस माइनस इधर जो है वो साइन आपकी शो करता है कि वो नेगेटिव, मींस रिटर्न में पोजीशन में आ रही है, इसी वजह से इसकी माइनस साइन है। Hence, the speed of recoil of the pistol is v2 0.125 मीटर पर सेकेंड। फ्रिक्शन, रगड़, जो हम आसान उर्दू में कहते हैं रगड़ना, या किसी भी चीज में अगर हम किसी भी मोशन में हिंड्रेंस पैदा करते हैं या उसमें रफनेस पैदा होती है तो वो एक फोर्स क्रिएट करती है जो आपकी मोशन को रेजिस्ट करता है या आपके मोशन को कम करता है, उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज अ फोर्स व्हिच रिड्यूसेस मोशन ऑफ अ बॉडी इन कांटेक्ट विद अदर बॉडी। जब भी दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में मोशन करती हैं तो उनके बीच में रेजिस्टेंस पैदा होती है, क्यों, क्योंकि उनकी रफ सरफेसेस की वजह से आपस में एक रेजिस्टेंस क्रिएट होती है जो आपके मोशन को कम करती है, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। ये हमारी आम तरह की जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये हमें ग्रिप से जमीन पर चलने की ताकत देता है। अगर फ्रिक्शन ना होती तो हम पाँव रखते और स्लिप हो जाते, ये इसी वजह से होते हैं स्लिप, क्या उसकी फ्रिक्शन नहीं होती। ये व्हील्स कार्स में जो हम इंस्टॉल करवाते हैं उनमें भी डिफरेंट डिजाइन दी जाती हैं ताकि रोड पर कार्स अच्छी ग्रिप कर सकें। हम कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपनी पसंदीदा जगह पर रखते हैं, वो उन जगह पर रुक सकते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से वो अपनी जगह से हिलते नहीं है। फ्रिक्शन हमेशा
दो सरफेसेस की रफनेस की वजह से होती है, और ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, ये अपने आप को खुद ब खुद एडजस्ट करती रहती है जहां तक कर सकती है। जिस तरह एक कार है, आप जब उसको धक्का लगाते हैं पीछे से तो वो डायरेक्ट मोशन नहीं करती, लेकिन आपकी एक हद होती है फोर्स लगाने की जिसके बाद कार मोशन करना स्टार्ट कर देती है। वो इसी वजह से होता है क्योंकि कार के जो टायर्स और रोड है उनके बीच में एक फ्रिक्शन होता है जो अपने आप को सेल्फ सस्टेन करता है, और जब तक वो कर सकता है तब तक करता है, उसके बाद वो आपके मोशन अलाउ कर देता है क्योंकि आपकी फोर्स जो है वो इसके लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाती है। अब अगर हम इधर फोकस करें तो एक वुडन ब्लॉक अटैच्ड है एक स्ट्रिंग से, जो स्ट्रिंग जो है वो वेट से अटैच्ड है। ठीक है, तो वेट तो एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, और जो वुडन ब्लॉक है वो जाहिर है अगर वेट नीचे जाएगा तो वुडन ब्लॉक स्लाइड करता करता इस तरफ आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम नोट करें तो ये अभी एक स्टेशनरी पोजीशन पर है, अगर हम वेट ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तब भी ब्लॉक अपनी पोजीशन पर रहेगा, अनटिल जब तक उसके बीच में यहाँ पर जो एक फ्रिक्शन की जो फोर्स लग रही है, ठीक है, जब तक इससे ज्यादा वेट नहीं देंगे तब तक ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा। फिर एक लिमिट आएगी, जब हम वेट बढ़ाते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो एक लिमिट आएगी कि जिसके बाद ब्लॉक आहिस्ता आहिस्ता स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बात से हमने बात जानी कि फ्रिक्शन जो है वो अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता रहता है खुद को जब तक जहां तक वो खुद को मोशन से रेजिस्ट कर सके। Limiting friction. It is found experimentally limiting friction F of S is proportional to total weight pressing the block against the table, or normal reaction R. Mathematically we can write F of S is directly proportional to R. ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी के साइन हम खत्म करते हैं, तो एक तो इक्वल टू लगता है, दूसरा एक कांस्टेंट की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट इधर हम क्या लेते हैं, कांस्टेंट इधर हम लेते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम इस तरह शो करते हैं u की तरह। is constant of proportionality depends upon nature of surfaces in contact and is called coefficient of friction or simple coefficient of friction। ठीक है, तो इसी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, एफ ऑफ एस डिवाइड बाय आर मींस लिमिटिंग फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, as normal reaction R is weight of block as shown in figure, therefore R is equal to mg। R जो है बेसिकली क्या है, वो एक रिएक्शन फोर्स है किसकी, वेट की, तो वेट W इज इक्वल टू R, और R इज इक्वल टू W, तो W की वैल्यू क्या है mg, इसका मतलब R इज इक्वल टू mg, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। और उसी तरह अगर हम इस वैल्यू को पुट कर दें 4.16 इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो हमें मिलता है क्या, f of s is equal to m of g डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये इक्वेशन। अब हम एक सवाल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल 4.5, a body weighing 50 Newton is placed on a wooden table. How much force is required to set it into the motion? Coefficient of friction between table and the body is 0.3। अब हमें याद रहे, हम सबसे पहले लिखते हैं क्या, डेटा। डेटा के अंदर हमें दो चीजें गिवन है, एक वेट ऑफ बॉडी, दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू। हमें मालूम क्या करना है, हमें फोर्स मालूम करनी है कि जिसके बाद बॉडी मोशन में आ जाएगी। सबसे पहले F इज इक्वल टू यू आर, याद रहे मैं अभी भी बताता आ रहा हूं आपको कि R इज इक्वल टू W, तो W हमें गिवन है तो हम इसके R की जगह पर रख सकते हैं इस तरह। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाती है, F इज इक्वल टू यू इंटू डब्ल्यू, हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो भी हमें वैल्यूज गिवन है 0.3 एंड 50, तो आंसर हमारे पास फोर्स का आता है 15 न्यूटन। अब यहाँ पर हम करते हैं एडवांटेजेस फ्रिक्शन के और डिसएडवांटेजेस। बेसिकली एक हर चीज के ही कुछ ना कुछ फायदे और कुछ नुकसान होते हैं। एडवांटेज फ्रिक्शन का ये है कि हमें हेल्प करता है ग्रिप से चलने में,
कार्स में थ्रेडिंग करता है तो कार्स को हम सेफली ड्राइव करते हैं। और अगर आप किसी सीढ़ी को या किसी भी चीज़ को अपनी जगह पर रखते हैं, वो अपनी जगह पर ही स्टे करते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। उसी वह जगह पर उसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि फ्रिक्शन की वजह से हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। कम से कम कभी कभार हमारी मशीन्स जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं या जल्दी टूट जाती हैं, उनके थ्रेड्स ख़राब हो जाते हैं। किस वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। और फ्रिक्शन अगर ज़्यादा होती है उसकी वजह से पार्ट्स जो व्हीकल के होते हैं वो भी जल्दी ख़राब हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, उनकी लाइफ जो होती है वो कम हो जाती है। मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने के कुछ मेथड्स हैं। अगर हम बॉल बेयरिंग या रोलर बेयरिंग इस्तेमाल करते हैं तो वो मोशन फ्रिक्शन को कम कर देता है। जिस तरह आपने नोट किया होगा, साइकिल का जो स्टेयरिंग है या साइकिल का जो हैंडल है उसके बीच में, रॉड के बीच में जो टायर में लग रही होती है उसके बीच में हम बेयरिंग्स लगाते हैं जिससे मोशन इजी हो जाता है। और जो स्टेयरिंग है उसमें हमें ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ती। उसी तरह पर से हम इंजन में ऑयल इस्तेमाल करते हैं जिससे क्रैंक या शाफ्ट जो भी रोटेट करती हैं उनके बीच में ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो, ना ही इंजन ज़्यादा गर्म हो, और हमें एक रिक्वायर्ड मोशन मिले। इससे फ्रिक्शन कम हो जाती है। अगर हम सरफेसेस को स्मूथ बना दें तो उससे भी हमारी फ्रिक्शन कम हो जाती है। और सरफेसेस के बीच में कांटेक्ट भी कम हो जाए, जिस तरह अगर आप, जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, रोल द बॉडीज इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग देम। अगर हम बॉडीज को स्लाइड करते हैं तो उनका कांटेक्ट ज़्यादा हो जाता है रोड के साथ या दूसरी बॉडीज के साथ, उसमें फ्रिक्शन बढ़ जाती है। अगर उसी जगह पर हम रोलर बॉडीज इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशिएंट होती हैं हमारे लिए।